देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 37 प्रैक्टिस सेट है। RWA का पाइप ए और बी एक टैंक को भर सकते हैं 15 और 25 घंटे में और सी खाली कर सकता है 40 घंटे में। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पाइप ए को 5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो सवाल में इस तरह से दिया हुआ है कि एक पाइप ए है और एक बी है और एक सी है तीसरा पाइप। पहला पाइप 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा ये 25 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप जो है खाली करने वाला है। ये खाली करने वाला और ये खाली करता है 40 घंटे में। टंकी को 40 घंटे पर खाली कर देगा। यहाँ पर इनका एलसीएम ले सकते हैं भाई हम। एलसीएम आ जाएगा इनका 25 है 40 है, यानी कि 15 का और 40 का तो एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, 120 और 25 को काटने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 5। ठीक है, तो यानी कि 12 पंजे 60, 600 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। 600 एलसीएम आ जाएगा तो 15 से काटूंगा, 15 चौका 60 आ जाएगा। ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। 25 से आ जाएगी यहाँ पर 25 दूनी 50, 25 चौका 100। ठीक, और ये आ जाएगा यहाँ पर 40 से काटो तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पर। ठीक है, मतलब ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी यहाँ पर आ चुकी है। अब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और ए को 5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, यानी कि 5 घंटे तक तो साथ खुले रहे थे ये। 5 घंटे तक कितना काम किया होगा इन्होंने? 64 भर दिया और 15 खाली कर दिया, यानी कि 49 भरते हैं ये। 49 एक घंटे में दे रखा था ना, तो 49 यूनिट एक घंटे में भरते हैं वो। 5 घंटे में कितना भरेंगे? गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 250। 250 में से 5 जाएगा, 245 बचेगा। ठीक है भाई, 245 उन्होंने जो है भर दिया है। 600 में से 245 भर दिया है। अभी शेष कितना रह गया? शेष रह जाएगा यहाँ पर 55। ये है यहाँ पर 300, यानी कि 355 रह जाएगा। तो इस शेष जो रह गया 355 खाली है अभी। ठीक है, कितने घंटे के बाद टैंक का बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा? ए को तो बंद कर दिया गया है ना, यानी ए को तो अब बंद कर दिया गया। अब कौन लगे हुए हैं? केवल बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना 24 भर रहा है और ये इतना खाली कर रहा है हर घंटे में। तो एक घंटे में कितना भरा जा रहा है? यानी कि 4-5-9 यूनिट भरा जा रहा है केवल। ठीक है, यहाँ पर 9 27 आ जाएगा। 9 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 27 आएगा। इसका मतलब 3 के साथ केवल ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूँ, 2 घंटे में दूरी तय करता हूँ, यानी कि दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर की है। ठीक है, दूरी 20 किलोमीटर की है। बोला है कि यदि मैं अपनी गति 2 गुना कर दूं, गति यानी कि अब मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही कर दूं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही कर दूं, तो अब मैं अपने गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंचूंगा? कितनी जल्दी मतलब कितनी जल्दी पहुंचूंगा? यानी कि पहले मुझे 2 घंटे लग रहे थे। ठीक है, पहले 2 घंटे लग रहे थे, अब 2 गुनी कर दी, तो अब मुझे कितने घंटे लगेंगे? अब मुझे 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 1 घंटे का ही अंतर आ रहा है, यानी कि 1 घंटे पहले, यानी कि 60 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 55 का जो सीपी था, एमपी है यहाँ पर, 25 का जो एमपी है तो वो बराबर है 99 वस्तुओं के सीपी के बराबर। यहाँ पे इनका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि 11 पंजे 55 आ जाएगा, 11 पंजे 55, 5 आ जाएगा और 11 नौ 99 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी जो है किसके बराबर है? 35 वस्तुओं के एमपी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से भी रेशियो निकल जाएगा, 7 से कट जाएगा आसानी से। 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 यहाँ पर आ जाएगा और 7 पंजे 35, 5 यहाँ पर आ जाएगा एसपी के पास। ठीक है, ये अपोजिट होते हैं, यानी कि इनकी सबकी यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा इन सभी का। अब यहाँ पर देख रहा है कि एमपी जो है 9 है और यहाँ पर एमपी 8 है, तो एमपी तो बराबर होना चाहिए, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो बराबर होना चाहिए। बराबर कर लेंगे इनको। ठीक है, बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा एमपी आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम गुणा करेंगे 9 से। 9 से गुणा करेंगे और यहाँ पर करेंगे 8, सॉरी इधर 8 से करेंगे, इधर 9 से गुणा करेंगे। इधर 8 से करूँगा तो 9 अट्ठे 72 आ जाएगा यहाँ पर। ये सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा यहाँ पर 8 पंजे 40। एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा यहाँ पर 9 पंजे 45। ठीक है, ये 9 पंजे 45, तो तीनों चीज़ आ गई यहाँ पर। अभी सवाल में बोला है कि प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि की गणना करनी है। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है भाई। ठीक है भाई, लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है यहाँ पर 5 रुपये का 40 पर, 5 रुपये का 40 पर हो रहा है, यानी कि 1/8 हो जाएगा। 1/8 को हम 12.5% लिखते हैं। ठीक है, तो 12.5% का लाभ हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे रन बनाने हो तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति ओवर
रन रेट क्या होना चाहिए, मतलब 20 ओवर में कितने बने रन, यानी कि 20 ओवर में कितने बने होंगे, 4.5 का औसत है यहाँ पर। तो ये 45 दूनी 90 रन बने हैं यहाँ पर, 90 रन बने हैं तभी इतना औसत है यहाँ पर 20 ओवरों में। 282 रन का टारगेट है। तो यहाँ पर अभी कितने शेष रन है, 192 रन और बनने हैं, अभी 192 रन और बनने हैं, 30 ओवर शेष बचे हुए हैं। तो इसमें औसत कितना होना चाहिए अभी बनाने के लिए, इससे भाग कर देंगे, 3 छंग 18 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी कि 6.4 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे जीरो भी है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि m 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। m माइनस m बताना है किसके बराबर होगा, m माइनस n। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक जो होती है ना, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये रटा हुआ होना चाहिए यहाँ पर। और 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक के बीच की पता होनी चाहिए। ये 15 होंगी और ये 10 हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है होती हैं यहाँ पर 1 से 50 तक होती हैं 15 और 50 से लेकर 100 तक होती हैं 10। ठीक है, इसमें पूछा है इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भाई, 5 हो जाएगा। इनका डिफरेंस यही पूछा है, m माइनस n कितना है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है। भाई निश्चित संख्या मान लेंगे ए है, इसमें जोड़ दिया जाए 7 और इसको गुणा कर दिया जाए 5 से, और फिर गुणनफल को 3 से विभाजित कर दिया जाता है, 3 से विभाजित कर दिया जाता है और भागफल में से 4 घटाया जाता है। ठीक है, तो परिणाम 16 आता है, ये बात बोल रखी है सवाल में। तो मूल संख्या यानी कि ए का मान बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर 20 आ जाएगा, यानी कि 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 12 आ जाएगी, यानी कि a प्लस 7 बराबर 12 आ जाएगा। और इसमें से जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो मूल संख्या है वो 5 है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, इसका मान बताना है, क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा। जब इसको देखेंगे एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यानी कि 1 प्लस माइनस का 1 की पावर माइनस का 1, 2 माइनस का एक और इसकी पावर माइनस का 2 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर ही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसका ये माइनस खत्म होता है ना, ये इसका जो बाहर वाले का माइनस अगर हमें खत्म करना होता है, इसको हमें पलटना होता है यहाँ पर। तो यानी कि माइनस का 1/1 आ जाएगा, तो यानी कि माइनस का 1 ही रहेगा, ये ऊपर वाला जो खत्म हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर ये रहेगा माइनस का 1 की पावर 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बटे में 1 करूँगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। प्लस 2, यहाँ पर माइनस का 1 है भाई, इसको भी मैं इसी तरह से करूँगा, इसका माइनस का ये खत्म करने के लिए इसको पलटूंगा, यानी कि ये अंदर तो माइनस का ही रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और इसका मान जो होगा 2 1 ही होगा, तो ये माइनस का आएगा। ठीक, माइनस का आएगा यहाँ पर, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जून में रोहित के बैंक खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए, भाई ये तो औसत का क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। 25 दिनों के लिए 5,000, 2 दिनों के लिए 20,000 और 3 दिनों के लिए 1,500 था। तो जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस क्या है, यानी कि जून का जो महीना होता है 30 दिन का ही होता है। तो आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये है, 120 का भुगतान 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। 120 रुपये है, 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें जो बोला है कि 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है, 25 का। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान के उपयोग के लिए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो ये सवाल ऑप्शन से करना पड़ेगा, है ना, ऑप्शन से जल्दी कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मान लूँगा कि जो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो x है, इसकी y है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल 25 है, तो 25 माइनस का x y हो जाएगी भाई। ठीक है, ये हो जाएगी 2 रुपये की, यानी कि टोटल रुपये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, रुपये की कितने बनेगा मूल्य, यानी कि 10x बनेगा यहाँ पर, ये 5y बनेगा और ये बनेगा 25 दूनी 50 माइनस का 2x माइनस का 2y। और बराबर में अगर मैं इसको जब जोड़ूंगा यहाँ पर, सबको प्लस करूंगा, तो टोटल रुपए कितने थे, 120 रुपये थे, टोटल 120 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल 120 आ जाएगा, इसमें से 2x जाएगा तो यहाँ पर 8x बचेगा और ये
5y में से यानी कि 3y बचेगा यहाँ पर, और ये 50 इधर जाकर घट जाएगा यानी कि 70 बचेगा केवल, इधर 70 बचेगा। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। पहला अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 6 6 48 आ जाएगा, और 48 को इसमें से घटाऊँगा, 48 को इसमें से घटाऊँगा तो फिर वो 3 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये बचेगा यहाँ पर यानी कि 22 जो है वो 2 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो ये 6 नहीं हो सकता इसका मान। 4 रख के देखता हूँ तो 4 अट्ठे 32, 32 को इधर से घटाऊँगा तो 32 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 10 80 हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस में ऑलरेडी माइनस में जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। 8 को रख के देखता हूँ, 8 2 64 हो जाएगा, और यहाँ से घटाऊँगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कट जाएगा। यानी कि y का मान 2 आ जाएगा। इसका मतलब 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपए हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, सॉरी। और 2 रुपए के सिक्कों की कितनी बचेगी? 8 और 2 10 यानी कि 15 बचेगी। ठीक है, तो टोटल कितने सिक्के हैं ये? 8 8 2 10 15, 25 सिक्के हैं टोटल। ठीक है भाई, और रुपए भी बना सकते हैं इनका। अब तो आसानी से कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। जब इस तरह की प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर दे रखी है यहाँ पर, जब इस तरह की बात होती है तो 1980 और इसको दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो वही जो है सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना होता है? सीपी इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, 1620 और 1980 यानी कि 35 3600 हो जाएगा। 3600 का आधा हो जाएगा 1800, यानी कि सीपी 1800 रुपये है। बोला है कि 15% का लाभ अर्जित करना है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 23/20 होना चाहिए। ठीक है, 23/20 होना चाहिए, यानी कि 90 गुणा 23 होना चाहिए। 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए, है ना भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2 प्रकार के चावल पी और क्यू को मिलाकर 60 किलोग्राम 60 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। यदि पी और क्यू को 3 4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन ये दूसरी बार रिपीट हुआ है अब तक ये। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक दूसरी बार रिपीट हुआ है, और शायद ये पहले दूसरे प्रैक्टिस सेट में था, उसके बाद से ये आज रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसका मैंने करने का थोड़ा सा आसान तरीका बताया था, बाकी अगर इसको बेसिक से करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर भाई 2 चीज़ों को जब मिलाया जाता है तो मैं उसमें एलिगेशन ही लगाता हूँ, जो एलिगेशन में मैं टाइप लगाता हूँ वही इसमें लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 2 चीज़ों को मिलाया जा रहा है यहाँ पर, पी और क्यू को। ठीक है, किस अनुपात में? 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरी तरफ क्या है? यहाँ पर भी 4 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 7 ही आ जाएगा इसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 और 1 ही आएगा। ठीक है, 1 और 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, कुछ भी। कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। अब सवाल में बोला है कि 60 किलोग्राम में बेचा जाता है, पी और क्यू को मिलाकर के 60 किलोग्राम में बेचा जाता है, तो और इस और यदि पी और क्यू को 3 4 में मिलाया जाए तो लाभ 10% का होता है। ठीक है, लाभ 10% का होता है और 60 किलोग्राम में बेचा जाता है। पहली स्थिति में जब 3 4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो उस स्थिति में सीपी कितना होना चाहिए? सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए इसमें, यानी कि लागत मूल्य का अनुपात चाहिए इसमें। ठीक है, लागत मूल्य का तो सीपी चाहिए हमें यहाँ पर। सीपी कितना हो जाएगा भाई? एसपी कितना है? एसपी यहाँ पर 60 है, तो सीपी कितना होता है? सीपी हो जाएगा 60 गुणा लाभ होता है, यानी कि 100/110 हो जाएगा यहाँ पर, यही तो होता है। 0 कट जाएगा यानी 600/11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 600/11 आ जाएगा। इससे गुणा करेंगे 600/11 से। दूसरी स्थिति में क्या होता है? बेचा इतने में जा रहा है, लेकिन यहाँ 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ होता है, यानी कि 60 गुणा 100/105 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 105 हो जाएगा, मतलब मैं इसको 11 यहाँ पर 11 रखा हुआ है, यानी कि 600 के ही रूप में लूँगा यहाँ पर, मैं इसको 600 के रूप में लूँगा। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर अ, ये 10.5 कर लूँगा इसको। ठीक है, ये पॉइंट हटा दूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँगा, यानी कि 600/10.5 कर लूँगा इसको मैं। ठीक है, 10.5 कर लूँगा, थोड़ा-सा आसान रहेगा ऐसा करने में। अब क्या आसान रहेगा? यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करने से पहले मैं इसमें से कुछ काट भी दूँगा, 600 से 600 कट जाएगा। 10.5 ये 1 के बटे में, ये 1 के बटे में 11 है, तो 10.5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 11 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई भई? इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर मुझे गुणा करनी होगी 10.5 की। 10.5 की इधर इस वाले में, दोनों में। ठीक है, और इसमें करनी होगी 11 की गुणा मुझे। 11 ये तो कट जाएगा, 11 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इतनी गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि इसका भी कोई काम नहीं रहेगा मेरे पास, इसका भी कोई काम नहीं रहेगा। इसको मैं और क्या कर सकता हूँ? इसमें भी मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या भाई? यानी कि यहाँ पर मैं पॉइंट हटा दूँगा इसका,
ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ सी पर आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया मैंने, यानी कि मुझे अब इसका भी कोई काम नहीं मेरे पास, अब इसका भी कोई काम नहीं, तो मुझे केवल इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 21 या 63 हो जाएगा यहाँ पर, और 21 चौक 84 हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, और 22 के 66 हो जाएगा, ठीक है। यही बात आ गई, यानी कि यही जो डिफरेंस यहाँ पर जो अनुपात पूछा है ना, अनुपात, तो इसमें यही अनुपात होगा जो यहाँ लागत मूल्य आएगा, लागत मूल्य का जो अनुपात होगा इनका डिफरेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वही लागत मूल्य का अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर 88 में से इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, इसमें आ जाएगा 25 का, ठीक है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 14, 8 और 18 का, ठीक है। तो यही जो होगा लागत मूल्य का अनुपात हो जाएगा 25 और 18 का, 25 और 18 हो जाएगा। क्यों कट रहा है यार बार बार, गलत आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 18, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है भाई, अगर मैं बेसिक्स से बताऊंगा और थोड़ा सा, और तो फिर थोड़ा सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक बार इसको, और ध्यान से समझना है, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें, बहुत आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर तो कैलकुलेशन मैंने थोड़ी देर देर से की है, आप इसको 30 सेकंड में बना सकते हैं बस। अगला क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की धनराशि एक्स की इतनी इतनी दर पर दे दी, और दोनों धनराशि 3 वर्ष में इतना रुपये प्राप्त हुआ उसको, तो दूसरी राशि की ब्याज दर कितनी है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन आसान है वैसे, इसमें करने के लिए कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो इसमें जो है वो इस तरह से कर लेंगे, 6500 की धनराशि पहले है, दूसरे पे x%, मतलब x% की दर है, टाइम दोनों के लिए 3 साल का है, और प्लस में इधर कितनी है भाई, x माइनस का 2, 7600 रुपये की धनराशि है, और x माइनस का 2% की दर है, और टाइम इसके लिए भी 3 साल का, बराबर में 37,500 गुणा 100 यहाँ पर ही आ जाएगा। मैं इधर ले गया हूँ, या इसको ना भी लेके जाऊँ तो इस दो सी पर मैं काट दूंगा यहाँ से, ये दोनों काट दूंगा, उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे एक्स का मान निकाल लेंगे, और इसमें पूछा है दूसरी राशि, तो एक्स में से 2 घटा देंगे, जो भी हमें निकल के आएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये रहा। 15%, 20%, 25% की 3 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 का निकाल लो, फिर बाद में जो आएगी उसका, और लास्ट वाली का निकाल लो, यानी कि 15 और 20 का कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी कि 3 घट जाएगा, 32 बचेगा, यानी कि 32% आ जाएगी इन दोनों की सक्सेसिव। 32 में और 25 में लगा दूंगा मैं, 32 में और 25, 32 25 कितने हो जाएंगे, 57 हो जाएंगे, ठीक है, 57। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा मुझे, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, यानी कि 80 हो जाएगा, यानी कि 800, यानी कि 8 घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, यानी कि 49 हो जाएगा इसका। 50% की है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें एक साथ मिलकर ए तथा बी किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि इसमें इस तरह से दिया हुआ कि ए प्लस बी जो है मिलकर एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 10 दिन तक साथ काम किया, ए प्लस बी ने 10 दिन तक साथ में काम किया, और इसके बाद वे शेष काम जो बचा हुआ है, जो शेष काम बचा है उसको सी की सहायता से करते हैं 3 दिन में, ठीक है। 28 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उस काम को कर देते हैं 28 दिन में, शेष बचे हुए कार्य को। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि ए प्लस बी बड़ा 10 इधर ला करके घट जाएगा 45 में से, क्योंकि ए प्लस बी कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा केवल ए प्लस बी गुणा 35 बचेगा, और बराबर में ये रहेगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी गुणा 28। 7 से कट जाएंगे दोनों जगह, 7 से काटूंगा जैसे पहले सवाल में, पहले दूसरे सवाल में किया था, तो वही करेंगे इसमें। 7 से काटूंगा, 7 पंजे 35, यानी कि 5 आ जाएगी इसकी इफिशियंसी आ जाएगी इनकी, ए प्लस बी प्लस सी की, 7 चौक 28, 4 आ जाएगी इनकी, ठीक है भी दोनों की, यानी कि ए प्लस बी की 4 है, तो सी की यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक, सी की 1 हो जाएगी इफिशियंसी यहाँ पर। आगे बोला है कि सी द्वारा 3 दिनों में क्या क्या कार्य है, सी द्वारा 3 दिनों में क्या कार्य है, बी के 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, सी की इफिशियंसी हो जाएगी 2, और बी की हो जाएगी 3, ठीक है। बी की यानी कि यहाँ पर भी अपोजिट हो जाएगी, इन दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी, और सी की तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, सी की यहाँ पर 1 है, इसका मतलब सी की 2 होनी चाहिए यहाँ पर, दो, तो 2 करने के लिए, इसको 2 करने के लिए यहाँ पर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों जगह, यानी कि 10 और 8 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर इनकी टोटल 8 होनी चाहिए और इनकी टोटल 10 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आ रहा, अब 2 का आ रहा है, जो कि यहाँ पर है, यानी कि सी की 2 हो जाएगी, बी की 3 आ जाएगी, बी की 3 आ जाएगी, सी बी 3 2 5, यानी कि इनकी टोटल 10 है, तो ए की होनी चाहिए 5,
ये बात समझ में आ गई, ए की 5 होनी चाहिए यहाँ पर। सवाल में पूछा ए तथा सी साथ मिलकर मूल कार्य का 70%, ए और सी साथ मिलकर, यानी कि टोटल काम कितना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 5 3 8, 8 गुणा 45, टोटल काम तो ये है। इसका 70% यानी कि 7/10 करना है। किसको करना है भाई, ए प्लस सी को करना है। ए प्लस सी को करना है यानी कि 5 और 2 7। तो कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, 7 से 7 कट जाएगा, और 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 नम 36 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 36 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक खंभा है, ये खंभा कितने मीटर का है, 60 मीटर का खंभा है ये। ठीक, इसके बाद वह पहले 6 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे 3 मिनट में, और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि 6 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसल जाता है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट में केवल 3 मीटर चढ़ रहा है ये। 3 मीटर चढ़ रहा है केवल 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में चढ़ रहा था, यानी कि यहाँ पर ये जो बनता है ना, जैसे उसमें बनता है ना, पाइप एंड टंकी वाले में बनता है, या उसमें बनता है अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन होता है, तो उसी तरह से बनता है ये वाला भी। 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो मुझे चढ़ाना है 60 मीटर तक। 60 मीटर तक चढ़ाना है, यानी कि 60 मीटर एक बार में पूरा नहीं चढ़ाना है, यानी कि पहले 6 मीटर कम चढ़ रहा था, ये 3 मीटर, यानी कि 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ाता है। 57 तक चढ़ाना है मुझे। 57 तक चढ़ाने के लिए 19 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 19 या 57, 57 मीटर चढ़ेगा वो। 57 मीटर चढ़ेगा वो 19 दूनी 38 मिनट में। ठीक है, 38 मिनट में चढ़ा जाएगा 57 मिनट। अब अगले अगले जो छलांग लगाएगा वो 6 मीटर की छलांग लगाएगा, लेकिन वो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं वो। ठीक है, फिसलेगा नहीं, इसका मतलब 39 मिनट में चढ़ जाएगा, अगले मिनट में पूरा चढ़ जाएगा वो। इस बार वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर पर चढ़ के बैठ जाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 39 मिनट मिनट में चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आंसू शांत जल में जो है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो DS, US, B और W लिख लेंगे। इसके बाद शांत जल में चाल है उसकी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की, और कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, बस इसमें टाइम दे रखा है। इसमें 4 गुना समय लगता है। 4 गुना समय कहाँ लगेगा, इधर लगेगा हमेशा। 4 समय जो अधिक लगता है वो US में लगता है, इधर कम लगेगा समय। ठीक है, यानी कि ये इनका किसका रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर ये रेशियो आ जाएगा इनका टाइम का। टाइम का रेशियो तो स्पीड का रेशियो 4 का और 1 का हो जाएगा इनका। यही बात समझ में आ गई, यानी कि इनका रेशियो ये हो जाएगा। अगर ये रेशियो इनका है तो ये कब मिलता है हमें, ये मिलता है इन दोनों को जोड़ करके आधा करने पर भी मिलता है। जोड़ करके आधा करने पर यानी कि 5/2, 5/2, यानी कि 2.5 का मान जो है वो 7.5 है। ये बात समझ में आ गई, 2.5 का मान 7.5 है, यानी कि 1 का मान 3 हो जाएगा। 1 का मान 3 हो जाएगा। सवाल पूछा धारा की गति क्या है। धारा की गति कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि एक्चुअल जो स्पीड है ये है। ये कब मिलता है, इन दोनों में को एक दूसरे से घटा करके आधा करने पर मिलता है, यानी कि 4.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसको घटा करके आधा करूंगा, यानी कि 9 का आधा करूंगा तो 4.5 आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, बेसिक से ही बता सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वर्गाकार पार का क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग इकाई है, पार की लंबाई क्या होगी। तो पार की लंबाई क्या होगी भाई, इसका जो ये आता है ना, वर्ग आता है, क्षेत्रफल जो होता है ना, ये इसकी लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा पार की। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो किसका स्क्वायर होना चाहिए इसमें, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। देखते हुए पता लग रहा है कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा निकल करके। गुणोत्तर श्रेणी है 3 18 108 23 328 में कितने पद हैं इसमें। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन शायद पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, लेकिन क्वेश्चन करने पड़ते हैं ये, इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में। इसमें ए का मान दिया हुआ है 3, ए का मान 3 दिया हुआ है, और डिफरेंस इसमें अंतर आएगा, यानी कि इसमें सर्वांतर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 18/3, 3 6 18, आर का मान 6 आ जाएगा। लास्ट पद जो है इसमें कितना है, 23 328 है, 23 328 है। तो इसमें एन का मान निकालना है, यानी कि ARn-1 निकालना है। ए का मान कितना है, 3 है, और आर का मान 6 है। ए का मान 3 है और आर का मान 6 है, n-1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 से इसको आसानी से काट लेंगे भाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं कट रहा 3 से भाई, ये
इसमें इस तरह से कटेगा, गलत काट दिया था मैंने ये, तो ये कटेगा 3 सत्ते 21 आ जाएगा, बचेंगे यहाँ पर 2 बच रहे हैं, है ना। 3 सत्ते 21 फिर से कटेगा यहाँ पर, बचेंगे 2 और 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18 ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बचेगा 6 की पावर n माइनस का 1। अब इसको जो है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 से कट रहा होगा ये, ठीक है। पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं पता तो इस तरह से करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे इसके, ठीक है। गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 से कितनी कितनी बार कट जाएगा ये देखना है। यहाँ पर 6 एकम 6 आ जाएगा, फिर से 1 बचेगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 बचेगा। इसके अलावा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 नम 54 आ जाएगा, बचेंगे 3, 6 छंग 36 आ जाएगा। और ये 6 की पावर जो है कितनी बार जाएगा, ये 6 की पावर कितनी होनी चाहिए, 1296। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और ये बच जाएगा यहाँ पर 6 छंग 36, यानी कि 6 का घन आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 6 की घात 5 आना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है भाई। 6 की घात 5 आना चाहिए, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा 6 की घात 5 आ जाएगा। और ये 6 की घात n-1 है, यानी कि नीचे दोनों बराबर हो गए, n का मान आ जाएगा यहाँ पर 6, n का मान 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। यानी कि इसमें 6 पद हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एचआर विभाग में पदोन्नत हुए, यहाँ पर देखो इसमें समझ ले पहले कि विभिन्न विभागों में कर्मचारी हैं, यानी कि ये विभागों में कर्मचारी हैं। यहाँ पर ये पुरुषों की संख्या है और यहाँ पर ये पदोन्नत यानी कि जिनका प्रमोशन हुआ है वो है यहाँ पर, ठीक है। इनकी टोटल संख्या भी दे रखी है यहाँ पर। तो एचआर विभाग में पदोन्नत हुए कर्मचारियों की संख्या है, एचआर विभाग में जो पदोन्नत हुए हैं कितने हैं, 11% हुए हैं। टोटल कितने हैं, 1200, टोटल हो जाएंगे 11 गुणा 12, ठीक। उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, एचआर विभाग में 12% है, टोटल 36 है। यानी कि इसका कितने प्रतिशत है, यानी कि 12 गुणा 36 का कितने प्रतिशत है। 12 से 12 कट जाएगा, 11/36 बचेगा, केवल 11/36 बचेगा। या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, परसेंट निकालना है मुझे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काट दिया मैंने, 25 एकम 25, 25 यानी 275 आ जाएगा। 275 को 9 से भाग करूँगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। और यहाँ पर जीरो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 7 से 49, 7 7 पंजे 7 9 9 आ रहा, 9 पंजे 45 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 9 पंजे 45 आएगा, तो यानी कि 30.5, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि सभी विभागों में मिलाकर पदोन्नत हुए, इसमें पदोन्नत हुए सभी विभागों में मिलाकर की कुल संख्या, सभी विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया कि 1200 जो है 3600 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है इसमें, ठीक है। कितना प्रतिशत है, गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, यानी कि 4 4 × 12 4 9 36, यानी कि 1/3 33% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें छोटा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्पादन और विपणन विभागों में मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। उत्पादन और विपणन महिलाओं की बतानी है, टोटल कितने हैं भाई उत्पादन और विपणन में। उत्पादन और विपणन में 35 और 18 8 5 13, और यहाँ पर है 53%, ठीक है भाई। 53% है किसका, 3600, यानी कि यह है टोटल कर्मचारियों की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की हो जाएगी यहाँ पर विपणन में और उत्पादन में, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 65, ठीक है। 65% है। और टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल है यहाँ पर 204, यानी कि यहाँ पर अगर सिफर हटेगा तो यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास 20.4 आना चाहिए, ठीक है। 20.4 आना चाहिए भाई। तो ये इसमें निकालना है, इसमें से या तो गुणा करके इसमें से इसको घटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, इसमें ये 53 है, 36 है, और इसमें से कुछ तो कॉमन भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो ये कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा और सी पर बढ़ा दूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा, या मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा और पॉइंट यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ भाई, ठीक है। कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, बस ये है कैलकुलेशन आनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 53 है और यहाँ पर 204 है, 17 ये आ जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तो 51 होता है, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा अभी भी भाई। तो भाई इसमें करना ही पड़ेगा, इसमें छोटा छोटा कॉमन आ रहा है, उससे देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर बड़ा कॉमन निकलता तो निकाल लेते। इनकी गुणा कर लेंगे, यहाँ पर देखो गुणा आएगी, इनकी क्या क्या गुणा आ जाएगी, तो ये इनकी गुणा आ जाएगी 1908 और 1326, इनकी गुणा आ जाएगी। और 1908 में से 1326 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में सभी में है, यानी कि 19 13, यानी कि ये आना चाहिए 500, ठीक है। 500 के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 582 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि यदि आईटी विभाग में पदोन्नत होने वाले आधे कर्मचारी पुरुष थे, तो आईटी विभाग से पदोन्नत होने वाले पुरुषों का लगभग कितना प्रतिशत थे।
IT विभाग है यहाँ पर जो पदोन्नत हुए हैं 26%, इसमें से आधे पुरुष थे, यानी कि 13% हो गए। 13 गुणा 12 हो जाएगा टोटल, यानी कि ये टोटल हो जाएंगे पुरुष। पुरुषों का लगभग कितने प्रतिशत है? पुरुषों का कितने प्रतिशत है? IT में 20% है टोटल का। 20%, यानी कि यहाँ पर भी 20 गुणा 204 ये होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है भाई। यानी जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा इस बार, और 2 से काटूंगा, यानी कि 13 गुणा 6 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर केवल 204, गुणा आ जाएगा 100, ठीक है, गुणा आ जाएगा 100। ये कर लेंगे कितना परसेंट हो जाएगा इसका? 6×18 और 6×24 आ जाएगा, ठीक है भाई। 6×18 6×24, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यानी कि 13×5 = 65 बटे 17 आ जाएगा। 17×3 = 51, 17×4 = 68 आ जाएगा, और 17×4 तो होएगा नहीं, यहाँ पर 65 है ना। 17×3 = 51 आ जाएगा, और 3 के साथ केवल ये है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। 38% हो जाएगा, और इसमें कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं है। लेखा विभाग में कितनी महिलाएं काम करती हैं? तो महिलाएं कितनी काम करती हैं लेखा विभाग में? तो इसमें कितनी है टोटल? 20% है 36 का 20%, यानी कि इतने हो जाएंगे 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो जाएगा, यानी कि 720 जो है, 720 टोटल है। 720 टोटल है लेखा विभाग में। महिलाएं कितनी है, यानी कि पुरुष कितने हैं लेखा विभाग में? 5% है इसका, 5% है, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणा 204/100, इस तरह से कर लेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 102 हो जाएंगे। 102 इसमें से घटा देंगे, 102 घटा देंगे तो ये 8 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 618, ठीक है भाई। 618 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 घंटियां हैं जो क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ये एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड्स के बाद फिर से बजेंगी? यानी कि इनका एलसीएम निकाल लेंगे, और कुछ नहीं है। इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम जो आएगा वही उसके बाद बजेगी, ठीक है, इतने अंतराल पर बजेंगी फिर वो। एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक व्यवसाय में भागीदार बनते हैं। उनके निवेश में कितने की वृद्धि हो जाती है? तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 3 न रख करके हम इसमें 300 करेंगे, ताकि ये पॉइंट में ना बने, ठीक है। पॉइंट में ना बने तो इसमें हम इस तरह से रखेंगे इस रेशियो। 5% की वृद्धि होती है इसमें, 5×3 = 15, यानी कि 415 ये हो जाएगा। 15% की हो जाएगी, 15×6 = 90, यानी कि 90 की वृद्धि हो रही है, तो 690 ये हो जाएगा। और इसके अलावा 2×8 = 16, 960 ये हो जाएगा, ठीक है भाई, 960 ये हो जाएगा। अब इसमें रेशियो निकाल लेंगे इनका। रेशियो कैसे निकालेंगे? यहाँ से 5 से काट लेंगे, 5×8 = 40, 5×3 = 15, 83 है यहाँ पर भाई, 83 किस चीज़ से कट रहा है यहाँ पर? 5×8 = 40 और 5×3 = 15, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 315 होना चाहिए ना, है ना, 315 होना चाहिए। जब 15 बढ़ा तो 315 होनी चाहिए, मैंने 415 लिख दिया था 315 को यहाँ पर, ठीक है। अब काट लेंगे इसको, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5×6 = 30 आ जाएगा, और 5×3 = 15, यानी कि 63, यानी कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 21×3 = 63, और 7 यानी कि पूरा कट रहा, और 5 से इसको काटेंगे, 5×1 = 5, 5×3 = 15, और 5×8 = 40, 5×1 = 5 आ जाएगा, और 5×9 = 45, 5×2 = 10। 7 से काट लेंगे, 7×9 = 63 नहीं कटेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह से नहीं है। 9 से कट जाएगा, 9×1 = 9, और नहीं कटेगा यहाँ पर। 3 से काट लेंगे अभी भी भाई, इसको 3 से काट लेंगे, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×4 = 12, और 3×6 = 18, यही होना चाहिए इसका भाई, ठीक है, यही होना चाहिए। और 3×6 = 18, 3×4 = 12, अब तो कट ही नहीं रहा है किसी से भी, ठीक है। तो यही हो जाएगा इनका रेशियो, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, किस तरह से दिया हुआ है इसमें, एक्स का मान बताना है कितना होगा। एक्स का मान बताना हो कितना होगा, इसकी को जब गुणा करेंगे तो ये 5, और माइनस का जब इसकी गुणा होगी तो एक्स बचेगा केवल, ठीक है। और माइनस का 5 माइनस का एक्स ये है, यानी कि जब खत्म हो रहा पूरा है तो 1/200 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका आ जाएगा, और गुणा लगाएंगे इसमें तो 20 माइनस का एक्स हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 0.08, यानी कि ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा केवल माइनस का 200, और प्लस का एक्स बचेगा, और ये इधर चला जाएगा, 8×2 = 16 बच जाएगा केवल इधर, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा इधर, ये इधर माइनस का इधर आएगा, 200 माइनस का एक्स, कहाँ कहाँ गलती हो गई यार, इसमें गलती, अच्छा ये गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये 20 था यहाँ पर, ये 200 नहीं था, 20 था यहाँ पर, ठीक है भाई, ये 20 था यहाँ पर, ये 20, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि इधर आकर के जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, इसका 36 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, जिसे वह पारिवारिक खर्च इस तरह से दान करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 50,000 का उसका मासिक वेतन है। मासिक वेतन अभी मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं मानना है, केवल मैंने मान लिया कि 100 रुपये उसका मासिक वेतन है। इसमें पारिवारिक खर्च जो है ई है, और टैक्स है, और दान है, चैरिटी, और इसके बाद शेष के बचा लेता है, यानी कि सेविंग है यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है यहाँ पर। ई का 60%, ई आय का 60% है, यानी कि ई जो है वो 60 है। आय मैंने 100 रुपये ली है, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 60 हो जाएगा। और टी ई का 20% है, 20% यानी कि 2 छंग 12 हो जाएगा। तो इसको मैं जो है, ये पॉइंटों में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंटों में जाएगा तो मैं इसको 1000 लूँगा, ठीक है। इसको मैं 1000 मान लेता हूँ, है ना। 1000 तो 600 हो जाएगा, पॉइंट उस पॉइंट से बचने के लिए। ई टी ई का 20% है, यानी कि 120 हो जाएगा। और सी टी का 15% है, सी टी का 15% है, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो जाएगा 15%। अब सेविंग कितनी बचेगी भाई, इसकी सेविंग कितनी हो रही होगी यहाँ पर, 600, 700 और 720, 738, 738 रुपये इसने खर्च कर दिए, 738 इसने खर्च कर दिए। तो यहाँ पर जो इसकी सेविंग बच रही है, वो बच रही है 262 की, ठीक है। 262 की सेविंग बच गई इसकी यहाँ पर, ठीक है भाई। 262 की यहाँ पर सेविंग बची। अब आगे बोला है कि जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, 40% यानी कि 1400 हो गई। अब इसकी आय जो है 1400 रुपये हो गई है। अब उसने क्या किया कि ई को तो पूर्ववत रहने दिया, यानी कि ई जो है वो कितना था, 60% था आय का। आय का 60% है, यानी कि अभी भी 60% ये इसका, इसका 60% है, यानी कि ई का मान कितना हो जाएगा, 14 दशमलव 84, 14 दशमलव 84, यानी कि 840 रहने दिया, ये 840 हो जाएगा ये। अब बोला है कि टी ई का 30% हो गया, टी जो है ई का 30%, यानी कि इसका 30% निकाल देंगे, टी का मान आ जाएगा 840 का 30% निकालना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे, केवल 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, ठीक है। यानी कि 252 रहा। इसके अलावा सी टी का 20%, सी टी का 20%, इसका 20% कर दिया। 20% का मतलब है 1/5 कर दिया, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 1/5, 20 पंजे 100 होता है, यानी कि 5 पंजे 25, भाई 5 पंजे 25 आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा कर दिया, ये यानी कि 5 चौक 20, 50.4 आएगा। अब सेविंग कितनी है भाई, अब सेविंग कितनी है, अब सेविंग देख लेंगे कितनी हो जाएगी, 840, यानी कि 800, 1000 और 1092, यानी कि 1142.4 आ जाएगा, जो है इस समय सेविंग है। सॉरी खर्च है इसका, ये खर्चे तो यहाँ पर निकल के खर्चा आया, 1142.4 का यहाँ पर इसका खर्च आ जाएगा। तो इसकी जो सेविंग है वो कितनी बचेगी, सेविंग इसमें से घटा देंगे, इसमें से सेविंग, इसमें से घटा लेंगे। घटाने पर कितना आएगा भाई, 1400 में से 1100 जाएगा, यानी कि ये बचेगा 300, और इसमें से फिर ये भी जाएगा 42, यानी कि 258.4 जाएगा, यानी कि 257.4 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा सॉरी, 257.6 आ जाएगी, 257.6, ये इसकी बचत आ जाएगी यहाँ पर। ये इसकी सेविंग यहाँ पर है, ये सेविंग यहाँ पर है इसकी। बोला है कि दोनों के बचत के बीच में अंतर कितना है, इसके बीच में अंतर बताना है कितना है, कितना अंतर है भाई, इसके बीच में जो अंतर है ना, तो वो अंतर आ जाएगा यहाँ पर, ये 62, और ये आ जाएगा यहाँ पर, घटाएंगे इसको 2, यानी कि 4.4 का आ जाएगा, ठीक है भाई। 4.4 का आ जाएगा, यानी कि जो अंतर है वो 4.4 का है, 4.4 का अंतर है। और यहाँ पर 1000 का मान कितना था भाई, 1000 का मान 50,000 था, यानी कि एक का मान 50 है, एक का मान 50 है, तो 4.4 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भाई समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगर आगे से हो सकता है ये और आए तो ठीक है, आगे भी और अच्छे से समझा दूंगा इसको मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त निवेश 7800 है, और 5 वर्षों में प्राप्त निवेश इतना है। वर्षों में कितनी हो रही है, 3 वर्षों में 7800 हो रही है, और 5 वर्षों में 11,232 हो जाती है, ठीक है। तो भाई 2 साल में कितनी गुनी हो रही है, ये गुनी हो रही है यहाँ पर
11,232 बटे 7800 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7800 इतनी गुनी होनी चाहिए 2 साल में ये। इसमें से काटते हैं, यहाँ पर 13 से कट रहा आसानी से, ये 13 अट्ठे 104 आ जाएगा, 13 अट्ठे 104, बचेंगे यहाँ पर 6 2 8 बचेंगे, यानी कि 83 हो जाएगा। 13 छंग 78 आ जाएगा, 13 छंग 78, 13 चौका 52 आ जाएगा, 864 आ जाएगा, और 13 छंग 78 600 आ जाएगा। यहाँ पर ये 600 से कट जाएगा, फिर भी 6 से काटेंगे, 6 का 6 कम 6 6 चौक 24 और 6 चौक 24 बटे 100 आ जाएगा। यानी कि 2 साल में इतनी हो रही थी, तो 1 साल में कितनी होगी? 12 बटे 10 हो जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ये है, यानी कि ब्याज कितना है? 2 का है, 10 बार गुणा आ जाएगा 100, यानी कि 20% का है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिनों में 300 किमी की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए 200 आदमी 200 दिनों के लिए 90 श्रमिकों को काम पर लगाया। पुल जो है वो अभी इतना बना था, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो भाई 200 दिनों के लिए उसने क्या किया था? 90 आदमी को लगाया था, जिसकी वजह से कितना काम हुआ था? केवल इतना काम हुआ था, 0.5। अब बोला है कि अब काम को समय पर पूरा करने के लिए, यानी कि 200 दिन हो गए, 400 दिनों में और करना है ये, 400 दिनों में और करना है। कितने अतिरिक्त? 90 तो पहले थे, कितने अतिरिक्त और कर्मचारी लगाने होंगे? यानी कि 90 प्लस एक्स, मान ले कि वो एक्स कर्मचारी और बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो जो बचा काम है वो पूरा हो जाएगा। 3 किलोमीटर की बनानी थी, आधी बन गई है, 2.5 की बच रही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा, 5 नम 45, 90 आ जाएगा, 90 यहाँ पर आ जाएगा, 90 गुणा 2.5 बराबर का 90 प्लस का एक्स आ जाएगा। ये 90 इधर आकर के घट जाएगा, यानी कि 90 गुणा 1.5 बचेगा, घट करके बराबर एक्स आ जाएगा, यानी कि 15 नंबर 135 आ जाएगा। 15 नंबर 135 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 1 साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? ए और बी की आयु का अनुपात जो था 4 और 3 था। कब? 1 साल पहले। अब 6 5 का हो जाएगा 3 साल के बाद। 6 5 का हो जाएगा 3 साल के बाद यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस है यहाँ पर, यानी कि इस 2 का मान जो है इस 4 के बराबर है, जो यहाँ पर डिफरेंस है। 2 का मान 4 के बराबर है, 1 का मान 2 के बराबर होगा। बोला है अब से 9 साल के बाद। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि ये 1 साल पहले की आयु है। 1 साल पहले की आयु है, यानी कि 1 साल, यानी कि वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो 9 और 7 हो जाएगी। ये वर्तमान आयु हो जाएगी। यहाँ पर पूछा है 9 साल के बाद, यानी कि 18 और 16। 9 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा, यानी कि 2 9 18 2 8 16। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि पिछले वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। 2020 था, तब ए और बी की आय का जो अनुपात था, ए और बी की आय का अनुपात वो 5 और 4 था, है ना? अब क्या हुआ कि पिछले वर्ष 2020 और वर्तमान वर्ष 2021 से उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात है। व्यक्तिगत आय का अनुपात जो है कितना है? 4 5 और 2 3 था। यानी कि ए की जो व्यक्तिगत आय है 2020 में कितनी है? 2020 में कितनी है और 2021 में कितनी है? ठीक है भाई, उसी तरह से बी की कितनी हो जाएगी व्यक्तिगत आय 2020 में और 2021 में। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, 4 5 का है और 2 3 का है। ये बात समझ में आ गई भाई? 2020 में जो है ए की आय जो है वो 5 थी। 2020 में जो ए की आय है वो 4 है, तो यानी कि अलग-अलग है, बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा या 4 से गुणा करूँगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर हो गई। यहाँ 5 से गुणा करूँगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं। बी की आय जो है 2020 में 2 है, 2020 में 4 है, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। ये 16 है, सॉरी यहाँ पर ये 16, तो 16 बनाना पड़ेगा। 16 बनाने के लिए 8 से गुणा कर दूंगा, ये 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। अब ये सब रेशियो बैलेंस हो चुका है। रेशियो बैलेंस हो चुका है। बोला है कि ए और बी की आय 2021 में, 2021 ये है, ए और बी की आय 2021 में 49 है। ठीक है, 49 है, 49 का मान 70 56 दिया हुआ है। 70 56 बराबर डबल जीरो, 7 से कट रहा, 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 8 56 पूरा कट जाएगा, यानी कि 7 से फिर से कट जाएगा, ये 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 और बचेंगे यहाँ पर 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि एक का मान जो आएगा वो 14,400 हो जाएगा। बोला बी की आय कितनी होगी 2021 में? 2021 में बी की आय कितनी है? 24 है। 144 की और 24 की गुणा कर दूंगा, 2 सिफर रहेंगे।
यानी कि 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर ए ठीक होना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक होना चाहिए, कहीं भी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, बास्केटबॉल की पेंटिंग लागत जो है इतनी है, 14 सेमी व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत कितनी होनी चाहिए। यानी कि इसका वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा बास्केटबॉल का। यानी कि वक्रपृष्ठ कितना होता है, वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है, 4r² इसका वक्रपृष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि 4 गुणा 22/7 और r का मान यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 7, व्यास 14 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 4 से 28, 28 गुणा 22 आ जाएगा। 28 गुणा 22, 1 मिनट अभी यहाँ पर 28 गुणा 22 लिख देंगे। यहाँ पर 28 और गुणा 22 बोला है कि इसमें इतने रुपए से लगाना है हमें, तो लागत कितनी होगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर² पर 2.5 रुपये है, तो इतने पर कितना हो जाएगा, 2.5 से गुणा कर देंगे। भाई 2.5 को मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ भाई, मैं 2.5 को तो 5/2 भी लिख सकता हूँ ना, है ना। तो 5/2 लिख दूंगा इसको, यानी कि 11 आ जाएगा, 11 5 55 आ जाएगा। अब केवल मुझे 55 की 88 गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले गुणा नहीं की थी। ठीक है, पहले गुणा नहीं की थी, तो 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 1540 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले गुणा नहीं की थी, क्योंकि समय खराब नहीं करना है, पहले गुणा करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये, तो ए बी और सी समांतर श्रेणी में, तो कौन सा सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी में तो यानी कि बी माइनस का ए और बराबर सी माइनस का बी होना चाहिए, सर्वांतर बराबर होना चाहिए, यानी कि ये 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस सी। 2b बराबर a प्लस सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 4 पार्सल है और 5 डाकघर है, इन पार्सलों को कुल कितने तरीकों से डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 पार्सल हैं, ए बी और सी और डी पार्सल हैं, और यहाँ पर ये 5 डाकघर है। पहले वाले को 5 तरीके से, दूसरे वाले को भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से भेजा जा सकता है। तो कुल तरीके को कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएंगे। 5 5 25, 25 का वर्ग 625, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रम से 4, 5 और 10 से बचता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है बिल्कुल। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन, तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये x सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से विभाजित करने पर इसमें कितना डिफरेंस है भाई, इसमें डिफरेंस है यहाँ पर 15 का, 15 का डिफरेंस है यहाँ पर 15 का, और यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस है, यानी कि 19, 20 और 25, 19, 20, 25 इसका एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम लेकर के केवल क्या करना है, जो डिफरेंस है वो घटाना है, घटा देना है, और एक्स का मान आ जाएगा निकल करके। ठीक है भाई, एक्स का मान निकल करके आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा। हालांकि देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें एक्स, अच्छा यहाँ पर इसमें मान निकालना तो ऑप्शन से करने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 25 दूनी 25 का और 20 का कितना हो जाएगा, 100, तो इसका हो जाएगा 25 का और 20 का 100 हो जाएगा, 19 का और 100 का 1900 हो जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो 1900 हो जाएगा एलसीएम। इसमें से कितना घटाना है, ये कितना डिफरेंस था 15 का, 15 इसमें से घटा दूंगा तो ये 1885 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1885 किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 1885। वाई संख्या हो 24, 32 और 48 का एचसीएफ है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, नहीं कट रहा भाई, 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 छः 48, इसका एचसीएफ जो आएगा 8 आ जाएगा इनका। ठीक है भाई, एचसीएफ इनका 8 आ जाएगा। तो बोला है कि एक्स माइनस का वाई की घात 3 का मान कितना होगा, यानी कि 1885 माइनस का वाई का मान 8 है, 8 चौहत्तर 512 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से यहाँ 7 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1373 आएगा। ठीक है भाई, 1373 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सही इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि दिए गए व्यंजक का मान बताना है। ये 30 है, अगर प्लस है तो 2 फैक्टर बनेंगे 6 के और 5 के, तो 6 इसका आंसर होगा प्लस वाला, माइनस वाला ये होगा, यानी कि छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। इसमें तो सबको पता है, सबने रट रखा होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 अंक प्राप्त किए, इतने इतने अंक प्राप्त किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 84/90 यहाँ पर आ जाएगा। इसका परसेंट निकालने का, सबका परसेंट निकालने की कोई दिक्कत नहीं है, और भी एक तरीका है, कर सकते हैं, वैसा आसान क्वेश्चन है। 4 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र और वक्रपृष्ठ का अंतर बताना है, कितना होगा। तो आर का मान तो यहाँ पर 2 आ जाएगा भाई, आर का मान 2 आ जाएगा। एक अर्धगोले के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर बताना है।
यानी कि इसका अंतर जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है इनके क्षेत्रफल का अंतर। ठीक है, क्योंकि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनका अंतर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मान ही ज्ञात करना, 22/7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पाई ऑलरेडी रख रखा है, तो पाई का मान तो रखना ही नहीं है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर पाई तो पाई ऐसे रखा रहेगा, यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका।